नमस्कार दोस्तों, मैं दीननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष अर्बन ज्योग्राफी से संबंधित थ्योरी को लेकर आया हूं, जो UGC NTA नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाली है। साथ ही साथ इस विषय से संबंधित हर एक सेशन में UGC नेट प्रश्न पूछते आ रही है। आशा करते हैं आने वाले समय में भी इससे अनेक प्रश्न बनेंगे, जिससे आप लोगों को हल करने में सुविधा होगी। दोस्तों, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले वैसे विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें पढ़ाई से संबंधित असुविधा महसूस होती है। उस असुविधा को दूर करने के लिए मैं रोज हर एक दिन आप लोगों के समक्ष एक एक नित नए नए वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज का अर्बन ज्योग्राफी से संबंधित जो हमारा विषय है वह है सेंटर प्लेस थ्योरी, जो अर्बन ज्योग्राफी से संबंधित है और यह विषय काफ़ी चर्चित विषय है। दोस्तों, सेंटर प्लेस थ्योरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले यह समझाने वाला हूं कि पदानुक्रम क्या होता है। पदानुक्रम में उच्चतम स्थान बाद वाले स्थान से अधिक सेवाएं देने में सक्षम होगा। यह अधिक जनसंख्या को, अधिक भौगोलिक क्षेत्र को सेवाएं देने में सक्षम होगा। कहने का तात्पर्य है कि एक निश्चित क्षेत्र है और वह क्षेत्र उच्चतर स्थान अर्थात उच्चतम अपने ग्रुप के आधार पर वह उच्चतम होता है और उन्हीं उच्चतम क्षेत्र के आधार पर निम्न क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वह किसी भी भौगोलिक प्रदेश और किसी भी जनसंख्या से निहित हो। यहाँ पर मैं उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा कि पदानुक्रम में सर्वोच्च कोटि जो हमारा है, मान लेते हैं कि हमारा दिल्ली है। दिल्ली कैपिटल है इंडिया का। वहाँ पर वो सारे गुण होंगे उस शहर में, उस कैपिटल में, जो दूसरे स्टेट कैपिटल के मामले में अधिक तीव्र और उच्चतर होगा। जैसे कि दिल्ली में हमारे सांसद हैं, दिल्ली में हमारे मंत्रिमंडल है, दिल्ली में हमारे उच्चतम न्यायालय हैं, जबकि हमारे स्टेट कैपिटल जैसे कि हमारा रांची, पटना, वाराणसी आदि जितने भी स्टेट कैपिटल हैं, उन सभी में दिल्ली जैसी विशेषताएं नहीं मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं एक उच्च वर्ग का कैपिटल एक निम्न तबके के कैपिटल को, स्टेट कैपिटल को सुविधाएं प्रदान करती हैं और उसमें एक निश्चित जनसंख्या भी होती है और उसी जनसंख्या और भौगोलिक प्रदेश के आधार पर हमारा जो है सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं यह जो है पदानुक्रम को इंगित करता है, स्पष्ट करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक निम्न तबके से लेकर, एक विलेज से लेकर एक हमारा स्टेट कैपिटल तक जो है, तो यहाँ हमारा जो है सेवाओं का जो आदान प्रदान होगा वो उच्च से निम्न स्तर की ओर होगा और वो स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध ढंग से होगा। आगे देखते हैं कि सेंटर प्लेस का कॉन्सेप्ट्स क्या है, संकल्पना क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी गांव के केंद्र बिंदु या शहर के केंद्र बिंदु का विकास होता है, तो उस विकास के समय उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, वही आसपास का क्षेत्र उसको विकास करने के लिए मदद करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक नगर अपने चारों ओर के देहातों से गहरा संबंध रखता है। नगर जिस क्षेत्र में स्थित है वह उस क्षेत्र को अपने विशेष कार्यों के द्वारा सेवा करता है। बदले में क्या होता है कि उस क्षेत्र से सेवाएं प्राप्त करता है। जब एक केंद्र बिंदु का विकास होता है, एक सीपीटी का, एक सेंट्रल प्लेस का जब एक विकास होता है, तो उसके आसपास का जो विलेज एरिया है, उस आसपास का जो क्षेत्र है, वो उसको विकास करने के लिए मदद करता है। अब बदले में क्या होता है कि एक जो क्षेत्र है विलेज या देहात का, उसको भी नगर का वह क्षेत्र सेवा प्रदान करता है। सेंटर प्लेस का जो मुख्य उद्देश्य होता है, अपने समीपवर्ती क्षेत्रों को सेवाएं और माल प्रदान करना है, जिससे उसकी बढ़ोतरी निर्भर है। अर्थात अपने जो आसपास के क्षेत्र से सेवा ले रहा है, उसके बदले में उसे सेवाएं प्रदान भी करना है। सबसे पहले सेंटर प्लेस शब्द का प्रयोग 1931 को मार्क जेफरसन महोदय द्वारा किया गया।
लेकिन मार्क जेफरसन के पहले भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने सेंट्रल प्लेस शब्द के बारे में बात किए हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। मार्क जेफरसन ने यह भी कहा है कि नगर, हमारा शहर या नगर जो है वह स्वयं नहीं बढ़ते हैं, बल्कि उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह उसको कार्य करने के लिए देता है। साथ ही साथ समीपवर्ती क्षेत्र के साथ नगर की बढ़वार में सहायक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक केंद्र बिंदु अपने आप विकसित नहीं होते हैं, बल्कि उसके आसपास का क्षेत्र उसे विकास करने में मदद करते हैं। बदले में उसके आसपास का क्षेत्र का विकास भी निर्भर है। यह स्टेटमेंट हमारा मार्क जेफरसन महोदय का सेंट्रल प्लेस के संदर्भ में कहा गया है। जर्मन विद्वान वाल्टर क्रिस्टालर ने 1933 ईस्वी में व्यापार क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए और उनकी यह योजना दक्षिण जर्मनी के नगरों के आकार और वितरण के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित था। 1931 ईस्वी में वाल्टर क्रिस्टलर का जो थ्योरी था वास्तव में 1933 ईस्वी में वाल्टर क्रिस्टलर का जो थ्योरी था वास्तव में पहले वह व्यापार क्षेत्र के बारे में था, लेकिन समय के साथ उन्होंने नगरों के आकार और वितरण पर भी इस अध्ययन का निष्कर्ष निकाला और यह योजना जो है उनका बाजार सिद्धांत पर आधारित है। और सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करें तो एक केंद्रीय स्थान, वृत्ताकार व्यापार क्षेत्र केंद्र में स्थित होनी चाहिए, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए क्रिस्टालर महोदय ने व्यापार क्षेत्र को षटकोणीय आधार पर स्पष्ट किया है। उन्होंने षटकोणीय आधार पर स्पष्ट किया है क्योंकि जब एक व्यापार क्षेत्र, देखते एक फिगर के सहारे, कि जब एक व्यापार क्षेत्र वृत्ताकार रूप में एक दूसरे के समीप अगर वह गुजरता है, एक दूसरे के समीप वह स्पष्ट होता है, तो या फिर वह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा या फिर क्या होगा कि एक दूसरे के क्रमबद्ध रूप से जब वह सर्कल तैयार करेगा, वृत्त तैयार करेगा, तो कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जो वह लाभ को लेने में असमर्थ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 हमारा वृत्त है जिसमें से बीच का ये जो हिस्सा है यहाँ पे हमारा गैप हो जा रहा है, तो यह जो है यही दूरी को और यही गैप को दूर करने के लिए वाल्टर क्रिस्टलर महोदय ने षटकोणीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया है। और उन्होंने दोहरी लाभ के सिद्धांत को बचाने के लिए भी षटकोणीय सिद्धांत दिया। आगे है कि जब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें लाभ पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसी आधार पर षटकोणीय रूप को उन्होंने स्पष्ट किया है। क्रिस्टलर के अनुसार किसी घने बसे प्रदेश में बस्तियां समान अंतर पर स्थापित होंगे, यद्यपि उस प्रदेश के समान स्थलाकृतियां हैं। आगे हम आते हैं कि केंद्रीय स्थान सिद्धांत की जो प्रमुख विचारधारा है, जो 1931 में हमारा मार्क जेफरसन के पहले जो दिया गया है, जैसे वॉन थ्यूनन का मॉडल है 1826 ईस्वी में, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, इसमें भी स्पष्ट किया गया है सीपीटी के बारे में। जे.जी. कोहल का जो है इनका 1841 में ट्रांसपोर्टेशन यातायात से संबंधित है। सी.एच. कूले महोदय का 1894 ईस्वी में द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यातायात से संबंधित है। अल्फ्रेड वेबर का 1909 में इंडस्ट्रियल लोकेशन है जो सीपीटी को स्पष्ट करता है। सी.जी. गॉल्पिन 1915 में सोशल रिलेशनशिप के संदर्भ में यातायात को लेकर इन्होंने दिया। एच. हेग महोदय ने 1927 में कंसंट्रेशन यानी कि जमाव के संदर्भ में, जनसंख्या के जमाव के संदर्भ में केंद्रीय स्थान सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो क्रिस्टलर महोदय के सिद्धांत आने से पहले अनेक ऐसे सिद्धांत आए जो यह स्पष्ट किया है कि हमारा केंद्रीय स्थान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एक केंद्र के विकास में। आगे आते हैं वाल्टर क्रिस्टलर का सीपीटी सेंट्रल प्लेस थ्योरी। वाल्टर क्रिस्टलर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत 1933 ईस्वी में अपनी शोध ग्रंथ द सेंट्रल प्लेस ऑफ साउदर्न जर्मनी में प्रकाशित किया। उनका सिद्धांत नगरीय और ग्रामीण बस्तियों को लेकर है, यानी कि नगरीय और ग्रामीण बस्तियों को दूरी को भी इन्होंने ध्यान दिया है और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के वितरण के आधार पर इन्होंने सीपीटी के थ्योरी को दिया है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके विचारों पर, यानी कि सीपीटी जो क्रिस्टलर महोदय ने दिया है, उनके विचारों पर उनके गुरु जे.एच. कोहल, वॉन थ्यूनन, अल्फ्रेड वेबर और रॉबर्ट ग्राडमैन का प्रभाव था। रॉबर्ट ग्राडमैन जो थे वो एक सेटलमेंट ज्योग्राफर थे, बस्ती भूगोलवेता थे, जर्मनी के ही। तो वाल्टर क्रिस्टलर की जो प्रमुख संकल्पना है इस सिद्धांत में, तो उनका जो मुख्य बात है कि एक
नगरीय केंद्र को उत्पादित भूमि का एक निश्चित क्षेत्रफल आधारित रखता है, उस केंद्र की सत्ता इसलिए बनी रहती है कि वह अपने चारों ओर के प्रदेश को अनिवार्य सेवाएं प्रदान करता है या सेवाएं करता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि एक केंद्र तभी तक विकास की अवस्था में रहते हैं जब वह अपने आसपास के क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता हो, अन्यथा वह केंद्र जो है वहाँ से विकास की अवस्था से वह गुजर नहीं पाएगा और दूसरे नए केंद्र का आविर्भाव हो जाएगा। किस्टलर ने अपने सिद्धांत को दक्षिण जर्मनी के संदर्भ में स्पष्ट किया है। इनका जो सिद्धांत था दक्षिण जर्मनी को ही लेकर था और उन्होंने जनसंख्या बस्तियों की आपस में दूरी, उनका आकार यानी कि जनसंख्या औसत जनसंख्या को ध्यान दिया, बस्तियों के आपस में दूरी को ध्यान दिया, उनके आकार को ध्यान दिया और देहात क्षेत्र की जनसंख्या की गणना की। इसे हेक्सागोनल सिद्धांत के बारे में बताया, यानी कि षटकोणीय सिद्धांत के बारे में इन्होंने स्पष्ट किया कि किस प्रकार हमारा जो ये सिद्धांत है सीपीटी षटकोणीय रूप प्रतिरूप लेता है, उसके ऊपर इन्होंने स्पष्ट किया। अब सिद्धांत की दो मूल आधार हैं। पहला आधार है कि वस्तुओं का परिसर और दूसरा जो है वस्तुओं की देहरी या वस्तु की देहरी। अब वस्तुओं की देहरी कहने का तात्पर्य कि जिसे हम थ्रेशोल्ड भी कहते हैं, और वस्तुओं का परिसर, तो वस्तुओं को परिसर जो है वह अधिकतम दूरी जिसकी यात्रा कोई उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए करता है, यानी कि एक उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदने के लिए कितनी दूरी तय करता है, यानी कि बाजार जाने के लिए एक वस्तु के लिए वो कितनी दूरी तय करता है। हो सकता है कि देहात क्षेत्र से 5 से 7 किलोमीटर भी जा सकता है, 9 से 10 किलोमीटर भी जा सकता है, उसके अंदर की जो क्षमता है उसके आधार पर वो निर्भर करती है। लेकिन जब थ्रेशोल्ड की बात आती है, देहरी की बात आती है, तो यहाँ हो जाती कि किसी दुकानदार द्वारा किसी वस्तु के लिए किए जाने वाले व्यापार की मात्रा जो उसके व्यापार में बने रहने के लिए आवश्यक, यानी कि एक दुकानदार कौन सी ऐसी क्रियाविधि करता है जिसके सहारे उसका व्यापार बना रहे और जनसंख्या का आवागमन भी निश्चित तौर तरीके के आधार पर बना रहे। तो यहाँ से भी हमारा जो है आधार से यूजीसी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछी है, तो यहाँ दोनों पॉइंट ध्यान देने योग्य है। वस्तुओं का परिसर, यहाँ पे सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीपीटी सिद्धांत का मूल आधार क्या है, तो यहाँ पर वस्तु का परिसर और वस्तु की देहरी दो मूल आधार पनप कर आते हैं। आगे हमारा है कि किस्टलर महोदय ने बताया कि छोटे केंद्रों के बीच 7 से 9 किलोमीटर की दूरी निर्धारित होती है, यानी कि एक हमारा केंद्र बड़ा केंद्र है, इससे हम छोटा केंद्र यानी कि देहात क्षेत्र तक जाएंगे तो 7 से 9 किलोमीटर तक आसानी से हम गमन कर सकते हैं, जहां मुख्य मेरा बाजार होता है। और इसी के संदर्भ में किस्टलर ने यह भी बताया कि एक व्यक्ति आसानी से 1 घंटे में 3 से 5 किलोमीटर चल सकता है। किस्टलर ने और एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि जैसे जैसे केंद्रों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे जैसे दो केंद्रों के बीच की दूरी में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे सेवा क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा, यानी कि उस जितने ज़्यादा अंतर आएंगे दो मुख्य केंद्रों के बीच में उतनी ही ज़्यादा सेवा क्षेत्र भी बढ़ते जाएंगे। इसी आधार पर उन्होंने यानी कि किस्टलर महोदय ने √3 × 7 यानी कि 12 किलोमीटर को इन्होंने दूरी पर स्थापित होने के बाद सेवा क्षेत्र को बोला है कि अगर 2 किलोमीटर एक हमारा 2 केंद्र बिंदु है, उनके जो बीच का जो सेवा क्षेत्र है वो 12 किलोमीटर के अंतराल में स्थापित होंगे और उनका सेवा क्षेत्र भी 3 गुना बड़ा होगा, यानी कि अगर हमारा यहाँ 1 है तो वही 12 किलोमीटर बाद जब हम जाते हैं तो 3 में रूपांतरित हो जाएंगे, 3 गुना बड़ा हमारा हो जाता है। उसी संदर्भ में यहाँ पर एक चार्ट भी है, केंद्रीय स्थान, नगरों के बीच की देरी किलोमीटर में, केंद्रों की जनसंख्या, सेवा क्षेत्र का क्षेत्रफल और सेवा क्षेत्र की जनसंख्या। यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा कि, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ आप लोग, यहाँ से आपका इस केंद्रीय स्थान से यूजीसी क्वेश्चंस पूछिए, डायरेक्ट मिलाने के लिए दे सकता है कि केंद्रीय स्थान नगरों के बीच की जो दूरी है किलोमीटर में, कि बाजार केंद्र मुख्य देहात क्षेत्र से कितना दूरी पर होता है, तो 7 किलोमीटर, टाउनशिप केंद्र जो है ये हमारा 12 किलोमीटर, काउंटी सीट केंद्र 21 किलोमीटर, इस तरह करते हुए इसको ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने योग्य है और यहाँ पर याद करने योग्य बातें हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और यहाँ जो स्टेटमेंट हमारा कि जैसे जैसे केंद्र से बीच की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सेवा क्षेत्र बढ़ते जाता है, तो यहाँ से भी हमारा जो है प्रश्न बन रहे हैं जो आने की संभावना अत्यधिक मात्रा में है।
आगे हम आते हैं कि क्रिस्टलर महोदय का जो के सिद्धांत था वह अस्थिर के पदानुक्रम की उन्होंने बात की, यानी कि यह अस्थिर नहीं होता। अब ये अस्थिर कैसे होंगे, इनका अस्थिर होने का बात जब आता है तो यहाँ इस स्टेटमेंट को देखिए कि कहना था क्रिस्टलर महोदय का, एक बार क मूल्य जितना भी निश्चित कर लिया जाता है वह स्थिर हो जाता है, इसीलिए इसे स्थिर क पदानुक्रम कहलाता है। यानी कि उसका जो के का वैल्यू है, क का जो मूल्य है हिंदी में, तो उस मूल्य को जब से वो स्पष्ट करते हैं तो क्या होता है कि स्थिर हो जाता है, उसमें रूपांतरण नहीं होता है, तो इसीलिए उसमें स्थिर क पदानुक्रम। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया है कि क्रिस्टलर महोदय का के वैल्यू किस प्रकार का, स्थिर अस्थिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर क पदानुक्रम हमारा क्रिस्टलर महोदय का थ्योरी है, जबकि लॉस महोदय का जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो वह अस्थिर क पदानुक्रम है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि के पदानुक्रम ने यहाँ पर क्रिस्टलर महोदय ने ऑप्टिमम हेक्सागोनल बाउंड्रीज का प्रयोग किया। इन्होंने अनुकूलतम षटकोणीय जो सीमाएं हैं उसका प्रयोग किया, इन्होंने वृत्ताकार सीमाओं का प्रयोग नहीं किया। और इन्होंने नेस्टिंग व्यवस्था और परिवहन मार्ग पर विशेष ध्यान दिया। इनका 3 का वैल्यू है, K3, K4 और K7। K3 जिसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, K3 जिसे हम मार्केटिंग या ये बाजार नियम कहते हैं, K4 ट्रांसपोर्ट या यातायात नियम कहते हैं, K7 एडमिनिस्ट्रेटिव या हमारा प्रशासनिक नियम कहते हैं। यहाँ पर जो हम 1/3 × 6+1 ये हमारा सूत्र है, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको भी ध्यान देना है आप लोगों को। तो 1/3 यानी कि हमारा एक मुख्य केंद्र जो है, एक जो बड़ा केंद्र है, जब वो छोटे केंद्र तक अपना सेवाएं प्रदान करना चाह रहा है तो क्या करेगा कि इस पूरा का 1/3 हिस्सा में ही सेवा प्रदान करता है, इसीलिए यह 1/3 देता है। उसी प्रकार हमारा 1/2 होता है और 1/1 होता है। तो K3 का क्या है कि K3 में 3 उसका मूल्य होता है। इस नियम के अनुसार केंद्रीय स्थानों से माल की सप्लाई आश्रित स्थानों की ओर होती है, यानी कि उसके केंद्रीय स्थान जो है उसके आसपास के आश्रित स्थान जो है वहीं माल का सप्लाई होता है। और ये 1/3 भाग के रेशियो से जो हमारा माल का सप्लाई होता है, यानी कि पूरा एक का नहीं देता, पूरा एक का वो नहीं करता है सप्लाई, बल्कि उसका इस एक का 1/3 के रेशियो से ये सप्लाई करता है माल का। और इसी हिसाब से जो ज्यामितीय श्रेणी में गुणोत्तर ज्यामितीय श्रेणी में जो वृद्धि होती है 1, 3, 9, 27, 81 और 243 और 7 to 9। तो यहाँ भी इसको भी याद रखना। इससे भी कभी कभी क्या होता है एग्जाम में 1 + 1 = 2 सेट कर देता है, 3 + 1 = 4 सेट कर देता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी हमारा जो है क्वेश्चन जन्म ले लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया, इस फिगर से भी प्रश्न पूछा गया है। तो हर एक बिंदु पर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आगे हम आते हैं कि ये जो 13981 कैसे सेट होता है कि मान लेते हैं दिल्ली हमारा सर्वोच्च कोटि का है और यहाँ हमारा एक विलेज, एक पूर्वा, एक हेमलेट है। तो ये हमारा 1 होगा, फिर 3 जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 27। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो सर्वोच्च होगा वो 7 to 9 होगा। और यही हमारा जो है एक उच्चतर केंद्र पदानुक्रम के तौर पे उच्चतर केंद्र स्थापित होते हैं और निम्न केंद्र तक पूर्वा तक ये सेट होकर आते हैं। तो यही हमारा पदानुक्रम को दर्शाने का कोशिश किया गया कि एक संपूर्ण क्षेत्र का 1/3 हम षटकोणीय में दिखाते हैं और के वैल्यू 3 हम निकालते हैं बाजार नियम के अंतर्गत। और उसी का यहाँ पर हमारा चार्ट दिया गया है। इसी चार्ट के आधार पर हमारा प्रश्न भी बनते हैं। कभी कभी ये चार्ट आपको प्रश्न में भी बैठा दिए जाते हैं, आपको यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। आगे हम देखते हैं K4 जो हमारा है, इसमें भी हमें इसका उद्देश्य जो होता है कि केंद्रीय भागों के मध्य की दूरी को कम करना। दो केंद्रों के मध्य में एक केंद्र स्थित होता है, यानी कि अगर एक हमारा मुख्य बिंदु है, अगर हम दूसरे बिंदु केंद्र षटकोण पर जाते हैं तो ये दो बिंदुओं को भाग का आधा को स्पष्ट करता है, इसीलिए इसको हाफ लिखते हैं हम। और यह जो है पूरा एक षटकोण का आधा भाग को कवर करता है, इसलिए इसे हम 1/2 × 6+1 के रेशियो से सेट करते हैं। और यहाँ भी सूत्र से हमारा जो है प्रश्न बनने की संभावना है। और यह कि आगे लिखा हुआ है कि उच्च केंद्रीय स्थल अगले केंद्रीय स्थल की आधी जनसंख्या को परिवहन सुविधा प्रदान करती है। यहाँ पूरी जनसंख्या को परिवहन सुविधा नहीं प्रदान करेगी, आधी जनसंख्या को क्या करेगी, परिवहन की सुविधा प्रदान करेगी। तो यहाँ समझने वाली बात है कि किस प्रकार K4, K3 और K7 का जो हमारा फार्मूला है सेट होता है। फार्मूला को याद करना है, इसके फिगर को याद करना है, इसके ये जो पदानुक्रम है उसको याद करना है।
साथ ही साथ उसके उद्देश्य को भी याद करना है। स्केल 7 में हमारा बात आता है कि इस नियम में सभी निम्न वर्ग के केंद्र उच्च वर्ग के बाजार क्षेत्र में स्थापित पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण होता है तथा एक केंद्रीय स्थान का अपने सबसे अधिक समीपवर्ती आश्रित स्थानों में सभी के साथ संबंध स्थापित रखता है। इस नियम में के पदानुक्रम जो हमारा है ये स्पष्ट होती है और उसी से हमारा जो है क अस्थिर पदानुक्रम निर्भर होता है। लोगों ने देखा कि सीपीटी कितना महत्वपूर्ण विषय है हमारा इस अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत यूजीसी नेट में। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो में आप लोगों को भूगोल विषय से संबंधित नित्य नए नए वैसे टॉपिक को मैं चर्चा करूं जिससे आप लोगों को कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हासिल हो और उच्च से उच्च रैंकिंग बनाने में जेआरएफ में आप लोगों को सुविधा हो। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।